गति 100 प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। बिहार में नकली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों पर भड़क उठने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। हालांकि गुरुवार को वह गुस्से में नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने कहा, जो शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। देखना दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया उसी विचार पद्धति की सहज अभिव्यक्ति है जिससे शराबबंदी का तर्क निकलता है। शराब को गलत और अनैतिक चीज़ मानते हुए ही कोई राज्य सरकार इसे निषिद्ध घोषित करती है। मकसद यह भी होता है कि इससे महिला वोटरों को अपने पाले में लाया जाए। इसके साथ सरकारें अपराध और सड़क हादसों में कमी, स्वास्थ्य के लिहाज से और घरेलू हिंसा पर लगाम लगाने जैसे तर्क भी इसके पक्ष में देती हैं। लेकिन नैतिकता की दुहाई हो या कोई और तर्क दिया जाए, सच यही है कि शराबबंदी की वजह से लोग शराब पीना बंद नहीं कर देते। इसीलिए देश में ज़्यादातर राज्यों में शराबबंदी नहीं है। आज की तारीख में बड़े राज्यों में सिर्फ गुजरात और बिहार में ही शराबबंदी लागू है। गुजरात में लंबे समय से शराबबंदी है, लेकिन बिहार ने 2016 में इसे लागू किया। इसके दुष्परिणाम वहाँ कई स्तरों पर देखे जा रहे हैं। अवैध शराब की बड़े पैमाने पर बिक्री की शिकायतें तो हैं ही, इसके आदी हो चुके लोगों की गिरफ्तारी के मामले भी बढ़ गए हैं। पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबी न्यायपालिका के लिए शराबबंदी उल्लंघन के ये मामले नया सिरदर्द साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इस ओर ध्यान दिला चुका है। इस संदर्भ में यह बात भी गौर करने लायक है कि तमिलनाडु, केरल और हरियाणा जैसे राज्यों ने शराबबंदी लागू करने के कुछ समय बाद इसे वापस ले लिया था और उसकी जायज़ वजह उनके पास थी। पहली तो यह कि शराबबंदी का बहुत असर नहीं होता। आसपास के राज्यों से शराब की स्मगलिंग बढ़ती है और अवैध शराब का धंधा फलने फूलने लगता है। दूसरे, इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। शराब पर जो टैक्स राज्य लगाते हैं उसका उनकी कुल आमदनी में अच्छा खासा हिस्सा होता है। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने से यह आमदनी पड़ोसी राज्यों को चली जाती है। वहीं इस आमदनी के हाथ से निकलने से शराबबंदी लागू करने वाले राज्य को मजबूरन दूसरे मदों पर खर्च घटाना पड़ता है। इससे खास तौर पर टूरिज्म सेक्टर पर बड़ी चोट पड़ती है और निवेशक भी बिदकते हैं। अच्छा हो कि शराबबंदी के बजाय राज्य शराब से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून और उन पर अमल सुनिश्चित करे। यह ग्लोबल ऑर्डर में बड़े बदलावों का साल रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया की बड़ी शक्तियों में पोलराइजेशन बढ़ा। अमेरिका और चीन के मुकाबले ने भी इस साल नया रूप लिया। हमने देखा कि चीन को लेकर अमेरिका किस तरह से सीरियस हुआ है।
बाइडेन सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों को बदला है। सेमीकंडक्टर्स और आधुनिक तकनीक चीन तक ना पहुँचे उसके लिए कानून बनाए हैं। दूसरी ओर साल के आखिर में चीन की विदेश नीति तब एक नया मोड़ लेती दिखी जब शी चिनफिंग ने पश्चिम एशिया मिडल ईस्ट का दौरा किया। पश्चिम एशिया में दशकों से अमेरिका ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मौजूद रहा है। फिर यह मोड़ आया कैसे, आइए समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका पश्चिम एशियाई देशों के सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी गारंटर के रूप में रहा है। खासकर सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ सुरक्षा को लेकर संबंध बनाया तो अमेरिका की सुरक्षा नीति में भी सऊदी अरब और उसकी ऑयल एंड एनर्जी इंडस्ट्री का प्रमुख स्थान बना रहा। अब सऊदी अरब की विदेश नीति थोड़ी बदलती नज़र आ रही है। वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही रहा है। अपने चुनावी कैंपेन में खुद बाइडेन ने क्राउन प्रिंस की बहुत आलोचना की थी। इस साल बाइडेन की सऊदी अरब यात्रा भी बहुत सफल नहीं रही। सऊदी अरब के साथ मतभेदों को पूरी तरह सुलझाने में अमेरिका को अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसीलिए चीन की नई पहल बेहद अहम है। हिंद प्रशांत में चीन काफ़ी अलग थलग पड़ गया है। पश्चिमी देशों के साथ भी चीन के संबंध इस समय बहुत सार्थक नहीं दिख रहे। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति का पश्चिम एशिया जाना संकेत दे रहा है कि वह वहां अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। हालांकि सऊदी अरब और चीन के संबंध काफ़ी सालों से धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन शी की हालिया यात्रा ने उसे एक तरह से अंतिम रूप दे दिया। इस रिश्ते के अभी के मोड़ तक पहुंचने की और भी इसकी कई वजहें हैं। इसमें सऊदी अरब की ओर से सबसे बड़ा कारण यह है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगले कुछ दशकों में दुनिया की कच्चे तेल और गैस पर उतनी अधिक निर्भरता नहीं रह जाएगी। इसलिए जीरो पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आएगा। अमेरिका खुद ही एक बहुत बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर बनता जा रहा है, तो उसकी पश्चिमी एशिया और सऊदी अरब पर निर्भरता कम होती जाएगी। इसीलिए अमेरिका के इस क्षेत्र में जो हित हैं वे उतने प्रबल नहीं रहेंगे जितने पिछले कई दशकों से रहे हैं। वहीं सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर सर्विस सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश है। उन्होंने महिला को भी थोड़े बहुत राइट्स दिए हैं ताकि वे भी कुछ लिमिट के अंदर वर्कफोर्स में आ सकती हैं, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा ले सकती हैं। दुबई या अबू धाबी से कम्पीट करने के लिए न्यूयॉर्क जैसे कई शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मॉडर्न शहर जहां पर तकनीक हो, नई इंडस्ट्री आ पाएँ। ऐसे में सऊदी अरब को लग रहा है कि उसे अमेरिका से हटाकर दूसरे देशों की तरफ, खासकर उन देशों की तरफ जिनके पास कैपिटल है, जाना पड़ेगा। चूँकि चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति है तो स्वाभाविक ही सऊदी अरब उसके साथ संबंध
बढ़ा रहा है। स्टॉप।